नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के भूगोल विषय के कक्षा 12 के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले खंड ए में मानव भूगोल के मूल तत्व के प्रथम पाठ के बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। और जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा। मानव भूगोल की यहाँ पे हम अर्थ देखेंगे, प्रकृति देखेंगे और विषय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा को देखते हैं। भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में क्षेत्र मतलब यहाँ पे जो क्षेत्र हैं वो विभिन्न महाद्वीप हो सकते हैं, पर्वतीय प्रदेश हो सकते हैं, मैदानी क्षेत्र हो सकते हैं। तो इस तरह भूगोल विभिन्न क्षेत्रों का समाकलनात्मक, अनुभविक और व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें किसी घटना का स्थान और समय के संदर्भ में भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। स्थान यहाँ पे मतलब विभिन्न स्थानों का, प्लेसेस का, और समय यानी टाइम के संदर्भ में भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी को मानव का घर समझते हैं और उसमें विभिन्न तत्वों का अध्ययन करते हैं जिसमें मानव को पोषित किया जाता है। वारेनियस ने भूगोल की दो शाखाएं बताई थी। भूगोल की पहली शाखा भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का विकास पहले हुआ था और उसके बाद भौतिक भूगोल का मानव के लिए क्या उपयोग है, इसलिए हमने मानव, उसके बाद उत्तरोत्तर जो द्वितीय शाखा भूगोल की मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध और मानवीय घटनाओं के परिघटनाओं के स्थानिक वितरण और संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक भौतिक पर्यावरण और एक सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण जो प्रकृति ने निर्मित किया है और सांस्कृतिक पर्यावरण वो पर्यावरण होता है जो मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तित करके बनाता है। यह हम एक कविता से भी समझ सकते हैं। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है और ये मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। इसमें हम कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यवसाय का अध्ययन करते हैं। परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंतर्गत आते हैं। कृषि, पशुपालन प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप, उद्योग और व्यवसाय द्वितीयक में, परिवहन, संचार और व्यापार यहाँ पे तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं। मानव भूगोल का जो प्रादुर्भाव और विकास है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि कब हुआ, क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे 18वीं शताब्दी से माना जाता है। कुछ भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजल की जो मानव भूगोल की परिभाषा है वो देखते हैं। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और उन्होंने एक अपनी किताब लिखी, एंथ्रोपोजोग्राफिया। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर दिया और मनुष्य के क्रियाकलाप पर वातावरण के प्रभावों का वर्णन किया है। रेडजल की शिष्या थी अमेरिकन भूगोलवेता एलन चर्चिल सैंपल। उन्होंने मानव भूगोल को चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पे मानव चंचल है, मानव स्थिर नहीं है, चंचल है, और पृथ्वी अस्थायी। यहाँ पे अस्थायी का, अनस्टेबल का मतलब है कि पृथ्वी में जहाँ आज पर्वत है, पठार है, वहां कल मैदान होंगे क्योंकि अपर्दन अनाच्छादन की प्रक्रियाएं सतत रूप से चलती रहती हैं। यहाँ पे एलन चर्चिल सैंपल नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। और उसके बाद विडाल डी ला ब्लास प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता आए जो उन्होंने संभववाद की नींव रखी। यहाँ पे नियतिवाद और संभववाद में मूल फर्क है कि नियतिवाद में प्रकृति प्रभावी होती है और संभववाद में मानव प्रभावी होता है कि मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। ये संभववाद की थीम है। मानव भूगोल, विडाल डी ला ब्लास कह रहे हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है देता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान सम्मिलित है। इस तरह सार रूप में हम कहें तो भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण की शक्ति, प्रभाव, प्रतिक्रिया के पारस्परिक संबंध और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। अब नेक्स्ट तो यहाँ पे हमारे है मानव भूगोल की प्रकृति। यह मानव भूगोल की प्रकृति का अर्थ है कि जैसे हम अर्थशास्त्र में का संबंध कीमत से है,
भूगर्भ का शास्त्र का संबंध चट्टान से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से और मानवाचार विज्ञान का संबंध जाति है और इतिहास का संबंध समय से। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है जिसमें कहाँ और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। यहाँ पे कहाँ और क्यों जो वर्ड आए हैं, यही वर्ड इसको भूगोल को विषय को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरफ लेके जाते हैं। और इस जो मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो मानवीय क्रियाकलाप ही है। इसमें हम कहाँ, कब और कैसे प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में हम जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों का भी अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव और वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका के मानकर चलता है। यही मानव भूगोल की प्रकृति है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा यहाँ पे आ रहा है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो विषय क्षेत्र को देखते हैं कि मानव भूगोल के विभिन्न प्रदेशों की विषय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए हम 6 पॉइंट्स में इसका अध्ययन करेंगे। जनसंख्या या जनता, प्राकृतिक वातावरण, थर्ड क्रमिक अनुक्रम, फोर्थ दूसरे प्रदेशों से संबंध और फिफ्थ है समायोजन और प्रादेशिक संगठन और 5 है प्रदेश के प्राकृतिक साधन। यहाँ सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या को। जनसंख्या में वितरण, प्रारूप, जनसमूह, प्रवास, अधिवास और उनकी प्रजातिगत रेशियल सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। और हम इस भूगोल की जो पुस्तक है 12th क्लास की, इसमें हम विभिन्न जनसंख्या के वितरण प्रारूप विश्व के भी देखेंगे, भारत के भी देखेंगे, जनसमूह विश्व के भी, भारत के भी देखेंगे, प्रवासी जो माइग्रेशन हो रहा है, आप्रवास और उत्प्रवास हो रहा है उनका अध्ययन करेंगे, अधिवास में हम सेटलमेंट्स का अध्ययन करेंगे, ग्रामीण और नगरीय अधिवासों का, और विभिन्न प्रजातियों का भी अध्ययन करेंगे। और यहाँ सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। संसाधन यहाँ पे क्या होते हैं, जो मानव के उपयोग में आते हैं वो संसाधन होते हैं। तो यहाँ हम प्राकृतिक संसाधन में भूमि, जल, वन और खनिज का अध्ययन सम्मिलित करेंगे। सांस्कृतिक वातावरण थर्ड पॉइंट है। इसमें हम सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर्गत जीव, जंतु और मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री और अधिवास आदि सम्मिलित होते हैं। अर्थात मानव प्राकृतिक पर्यावरण में जो परिवर्तन करके बनाता है वो सांस्कृतिक वातावरण होता है। 4 नंबर का पॉइंट में हम कालिक अनुक्रम का अध्ययन करेंगे कि मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, ये सभी संबंध क्या है, क्रियाशील है। और जो संबंध हमने देखे मानव के और सांस्कृतिक विकास के साथ उत्तरोत्तर अति गत्यात्मक और लोचपूर्ण होते जाते हैं। विभिन्न टाइम पीरियड के अंदर मानव और प्रकृति के जो संबंध है वो परिवर्तनशील रहे हैं और उनकी प्रकृति भी परिवर्तित हुई है। 5th नंबर पॉइंट है समायोजन और प्रादेशिक संगठन। भूगोलवेत्ता केवल इतना ही नहीं मालूम करता कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित है, वरन यह भी जानना आवश्यक है कि उसका वितरण उस विशेष ढंग से क्यों है। मानवीय क्रियाकलाप के कारण मनुष्य अपनी प्राकृतिक छाप अपनी क्रिया के द्वारा कैसे लगाई जाती है का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उसका उपयोग तथा संरक्षण भी मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा पक्ष है भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना है। असंतुलित विकास के कारण प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। आज वातावरण अवनमन और प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही है, अतः वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का अभिन्न अंग हो गया है। नेक्स्ट जो छठा पॉइंट है अन्य प्रदेशों से संबंध। इसमें हम पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है, उसके पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्र से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध भी होते हैं और उसके संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मानव भूगोल का विकास, कि मानव भूगोल का विकास विभिन्न काल पीरियड्स के अनुसार देखें तो अलग अलग हुआ है। पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया और इसके रूपांतरण तथा मानव के अभ्युदय के साथ ही प्रारंभ हो गया। यदि हम मानव और वातावरण के पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास के संदर्भ में अत्यंत गहरी हैं। अतः मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है। मतलब लंबे समय से मानव का, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तभी से हम मान सकते हैं कि मानव भूगोल का अभ्युदय हुआ है और यह विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है। यहाँ प्राचीन काल में हम देखते हैं कि कैसे मानव के और
पर्यावरण के संबंध रहे। उसके बाद हम देखेंगे मध्यकाल में कैसे रहे, और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे आधुनिक काल में कैसे संबंध है। प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया न्यून थी, एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था, तकनीकी विकास का स्तर सीमित था, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। यहाँ प्राकृतिक वातावरण की छाप का मतलब प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव था, मानव यहाँ पे गौण था, प्रकृति प्रभावी थी। और भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों को प्रभाव में मानते थे, और इसी कारण वो प्राकृतिक शक्तियों से डरते थे और उनको वो देवता मानकर पूजा अर्चना करते थे, जैसे सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा। यूनानी दार्शनिक थेल्स और एनेक्सिमेंडल ने जलवायु और वनस्पति का मानव समाजों का वर्णन किया। अरस्तु ने तो वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया, जबकि एशिया के लोगों को सुस्त बताया और चिंतनशील बताया। ये ऐसे ही इतिहासकार हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, इन्होंने घुमक्कड़ जाति और स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख लिखा है। इसी तरह जो फादर ऑफ जियोग्राफी है हिकेटियस, इन्होंने विश्व के बारे में अध्ययन उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी पहली बार भूगोल का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन हिकेटियस ने किया था। स्ट्रैबो और उसके समकालिक रोमन भूगोलवेताओं ने मानव और उसकी प्रकृति के स्तर पर भू पारिस्थितिक स्वरूप के प्रभाव का स्पष्ट किया। मध्यकाल में हम देखते हैं कि संबंध परिवर्तित हो रहे हैं। मानव ने नौचालन संबंधी कुशलता अर्जित की है, अन्वेषण किए हैं, और तकनीकी ज्ञान और दक्षता के कारण देश और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खोलने लगे। मानव नौचालन से विभिन्न यात्राएं करने लगा, उपनिवेशीकरण करने लगा और व्यापारिक रुचियों से नए नए क्षेत्रों की खोज हुई, और अन्वेषणों का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण प्रकाश में है। इसमें हम प्रादेशिक विश्लेषण पे ज्यादा जोर दिया इस काल में, और सभी प्रदेश पूर्ण इकाई और पृथ्वी के भाग ही हैं, और ये इस प्रदेशों की समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप में समझने में सहायता करेगी। थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पे आधुनिक काल में देखेंगे। इसकी शुरुआत जर्मन भूगोलवेता हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेशल, रेस्तोफेन और रेडजल ने की। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। रेडजल, विडाल लीला ब्लास, ब्रूस, डिवॉन्ट, फ्रेवे ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। अमेरिका में हम देखते हैं तो एलन चर्चिल सैंपल, हंटिंगटन, बोवेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर। ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंटर, रॉक्सबी और फ्लूअर ने। फ्रेडरिक रेजल को आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, और उन्होंने मानव समाज और पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। यहाँ पे तीन विचारधाराएं आती है, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। नवनियतिवाद की जो विचारधारा है वो रुको और जाओ के नाम से भी जानी जाती है। इसमें प्रवक्ता ग्रिफिथ टेलर थे। इन्होंने प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य की बात कही। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल में और आर्थिक भूगोल में हुआ, और विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन भूगोल में बढ़ा, और कई सारी उप शाखाएं बनी, जैसे राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। दोनों विश्व युद्ध की अवधि में क्षेत्रीय विभेदन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया, और मानव भूगोल की विषय वस्तु में स्थानिक संगठन उपागम द्वारा विभिन्न मानवीय क्रियाओं के प्रतिरूप की पहचान करना रहा। 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति आई थी, और उसके असंतुष्टि के चलते 1970 में अनेक दार्शनिक विचारधाराएं का प्रभुत्व हुआ, जैसे मानव कल्याण परक विचारधारा, ह्यूमन वेलफेयर की इसमें बात होती है कि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास के पक्ष शामिल किए। क्रांतिकारी विचारधारा रेडिकल थॉट, इसने निर्धनता के कारण बंधन, सामाजिक असमानता के लिए मार्क्स का सिद्धांत का अनुसरण किया। यहाँ पे कार्ल जो मार्क्स हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं और समाजवादी व्यवस्था का पक्ष रखते हैं। ऐसे ही एक विचारधारा मानसिक मानचित्र आचरण पर्यावरण मेंटल मैप गोल्डन स्मिथ ने दिया था, और इन्होंने विचारों में बदलाव के आंशिक रूप से विश्लेषण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण आते हैं। 21वीं सदी में मानव भूगोल में सामान्य निकाय सिद्धांत और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की उपादेयता पर प्रश्न उठने लगे। अतः अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ के समझ को महत्व पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार मानव भूगोल निरंतर विकास के साथ गतिशील भी रहा, और समय के साथ इसका अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता और अन्य विषयों के साथ संबंध बढ़ रहे हैं, और महत्वपूर्ण इस शाखा का अध्ययन संपूर्ण विश्व में किया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, और
आशा करता हूँ कि आप इसी तरह मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और कक्षा 12 के भूगोल विषय के जो विभिन्न टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप और अधिक अपना ज्ञानार्जन करेंगे।